स्वागत है आप सभी का। आज हम आरंभ करेंगे कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का अध्याय 11। अध्याय 11 का नाम है क्रिया। क्रिया को हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं वर्ब्स। तो क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है जो हमारे डूइंग वर्ड्स होते हैं या फिर एक्शन वर्ड्स हम इसको कह सकते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। आकाश में बादल छा रहे हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। उपर्युक्त चित्रों के साथ दिए गए वाक्यों में छा रहे हैं तथा उड़ा रहे हैं, सब में कुछ ना कुछ काम हो रहा है। कुछ जो क्रिया का क्या मतलब होता है कि कोई काम हो रहा है या कोई काम कर रहा है, तो जो जिन शब्दों से हमें उस कार्य करने का या होने का बोध होता है तो हम उसको क्रिया कहते हैं। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। संसार में प्रत्येक कार्य की दो विधियां होती है, होना और करना। पहला वह कार्य जो स्वयं होता है और दूसरा वह जो किया जाता है। जैसे बादल छाना क्या है? स्वयं होने वाली क्रिया है, जबकि पतंग उड़ाई जा रही है अर्थात इसमें कर्ता द्वारा क्रिया की जा रही है। इस प्रकार हमने क्या समझा कि क्रिया क्या होती है? जिस शब्द के द्वारा हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। संसार की सभी भाषाओं में क्रिया का बहुत महत्व है। इसके बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। तो ये चीज आपको समझना है कि क्या किसके बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता? क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। वैसे तो पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खाना आदि सभी क्रियाएं हैं, परंतु जब इनका वाक्यों में प्रयोग होता है तब इनका रूप लिंग वचन कारक की दृष्टि से परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण से समझेंगे। पढ़ना, राधा पुस्तक पढ़ती है। तो क्या है? पढ़ना क्या है? एक क्रिया है, पर जब हम उसका प्रयोग करते हैं वाक्यों के साथ तो उसमें लिंग वचन और कारक की दृष्टि से परिवर्तन हो जाता है। तो क्या बन गया वो? राधा पुस्तक पढ़ती है। दौड़ना, चीता तेज दौड़ रहा है। लिखना, सोहन कलम से लिखता है। खाना, खरगोश गाजर खाता है। इसी प्रकार आपने देखा कि उपयुक्त चारों क्रिया शब्दों के अंत में एक समानता है, ना कि असल में पढ़, लिख, दौड़, खा आदि ये सब क्रिया के मूल रूप हैं जो धातु कहलाते हैं। तो क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या कहलाता है? वो धातु कहलाता है। और इनके अंत में ना प्रत्यय जोड़ने से पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खाना आदि क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। तो क्रिया का मूल रूप है धातु, जैसे कि दौड़, खा, लिख, और जब हमने इसमें ना जोड़ दिया, ना प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्रिया का सामान्य रूप बन गया। इसलिए क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और यदि उपयुक्त वाक्यों में से पढ़, लिख, दौड़, खा आदि क्रिया के मूल रूप को हटा दे तो शेष ती है, ता है, रहा है सहायक क्रिया कहलाएंगी। तो इस प्रकार क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं तथा मूल धातु से ही क्रिया का सामान्य रूप बनता है। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो पहले पढ़ेंगे हम सकर्मक क्रिया। बच्चा चादर झाड़ रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है, घोड़ा घास खा रहा है। तो उपयुक्त वाक्यों में झाड़ रहा है, धो रहा है तथा खा रहा है आदि क्रियाओं का फल क्रमशः चादर, कपड़े, घास आदि कर्मों पर पड़ रहा है। तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार हमने क्या समझा कि जिन क्रिया शब्दों के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमें क्या ध्यान देना चाहिए पहचानने के लिए कि ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक अर्थात कर्म सहित, जिसमें कर्म हो। जहाँ क्रिया में कर्म होता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए छात्रों को वाक्य में क्या, किसको आदि प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए। जैसे आपने यहाँ देखा, बच्चा चादर झाड़ रहा है। बच्चा किसे झाड़ रहा है? चादर को झाड़ रहा है, तो आपको एक उत्तर मिल रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है। धोबी क्या कर रहा है? धोबी कपड़े धो रहा है। घोड़ा घास खा रहा है, तो घोड़ा क्या खा रहा है? घास खा रहा है। तो आपको क्या, इस तरीके से किसको आदि के प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। सकर्मक क्रिया में कभी कभी कर्म अप्रत्यक्ष भी होता है, जैसे श्रेष्ठ खाता है। इस वाक्य में क्या खाता है का उत्तर नहीं मिल रहा,
परंतु यह निश्चित है कि श्रेष्ठ कुछ न कुछ अवश्य खाता है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया में एक साथ दो कर्म भी होते हैं। दो कर्म होने के कारण इसे द्विकर्मक क्रिया भी कहते हैं। जैसे माँ शिशु को खाना खिला रही है, तो आप देख सकते हैं इसमें हमें दो उत्तर मिल रहे हैं कि माँ क्या खिला रही है शिशु को और माँ किसे खाना खिला रही है। तो यहाँ पर हमें दो कर्म हो रहे हैं, तो इसलिए द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। शिक्षक बच्चों को पुस्तक पढ़ा रहे हैं। पुजारी भक्तों को प्रसाद बांटता है। विद्या ने भिखारी को रोटी दी। नौकरानी ने मालिक को खोई हुई अंगूठी लौटाई। तो ये द्विकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि में से किन्हीं दो अथवा सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए। तो कर्म सहित क्रिया हमारी होती है सकर्मक क्रिया। अब दूसरा भेद पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। तो आप उदाहरण देखेंगे, पक्षी उड़ रहे हैं, जोकर हंस रहा है, हाथी चल रहा है। तो क्या आपको कोई जवाब मिल रहा है इनका प्रश्न बनाने में? पक्षी क्या क्या रहे हैं पक्षी? तो मतलब इस तरीके से आपको नहीं मिल सकता उत्तर और ये प्रश्न भी अटपटा लगेगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा, तो इसमें कर्म नहीं है। तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो उपयुक्त वाक्यों में उड़ रहे हैं, हंस रहे हैं, रहा है तथा चल रहा है आदि क्रियाओं का सीधा प्रभाव कर्ता, पक्षी, जोकर, हाथी पर पड़ रहा है, अतः यहाँ अकर्मक क्रिया है। तो हमने क्या समझा? इस प्रकार जिन क्रियाओं के कार्य का प्रभाव फल सीधे सीधे कर्ता पर पड़ता है वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। और हमें क्या ध्यान देना है अकर्मक क्रिया छांटते वक्त? अकर्मक अर्थात अ जमा कर्म यानी कर्म के बिना। अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए छात्रों को यदि क्या, किसे, किसको आदि प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले तो समझ जाना चाहिए कि वहां अकर्मक क्रिया होगी। कुछ क्रियाएं हैं जो अधिकांशतः अकर्मक ही रहती हैं, जैसे रोना, सोना, उड़ना, निकलना, नाचना, डरना, रहना, उछलना, अकड़ना, चमकना, मरना आदि। तो इस अध्याय से हमने क्या क्या सीखा? अब हम दोहराते हैं, आओ दोहराएं। काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में एक साथ एक या दो कर्म होते हैं और अकर्मक क्रिया में कोई भी कर्म नहीं होता। सकर्मक क्रिया में क्या, किसे, किसको आदि प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और अकर्मक क्रिया में क्या, किसे, किसको आदि किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। सकर्मक क्रिया में जब दो कर्म एक साथ आते हैं तो वे द्विकर्मक क्रिया कहलाते हैं। तो अब हम अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। का प्रश्न पढ़ेंगे, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो तो वो क्या कहलाते हैं? वो क्रिया कहलाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। क्रिया का मूल रूप कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। तो पहला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। वह प्रश्न देखेंगे, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है वह क्रियाएं कहलाती हैं अकर्मक क्रिया। तो पहला विकल्प यहाँ पर सही है। दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कोष्टक में दिए गए धातुओं के उचित रूप बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धातु रूप दिया गया है और यहाँ पर आपको क्रिया शब्द बनाकर लिखना है। यहाँ पर हमने उत्तर भी आपको दिए हैं, तो यहाँ से आप उत्तर देखकर लिख सकते हैं। तो पहला पढ़ेंगे, मुझे पुस्तक पढ़ का क्या बनेगा? मुझे पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है। पढ़ धातु का बनेगा क्रिया पढ़ना। पेड़ पर दो तोता बैठ है धातु बैठा है। दर्जी कपड़े सिलता है। झरना गिरता है, नदी बहती है। बच्चा भूख से रोने लगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है? वाक्यों में से पहले अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया छांटनी है और क्रिया छांटने के बाद आपको यहाँ पर बताना है कि वो अकर्मक है कि वो सकर्मक है। तो पहला है वृक्ष हिल रहा है, वो है अकर्मक क्रिया। पक्षी चहचहा रहे हैं, वो क्या है? अकर्मक क्रिया।
यहाँ पर आपको कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा, किसे, किससे, किसको। तो इस तरीके से ये अकर्मक क्रिया है और ये कर्ता पर सीधा इसका असर पड़ता है। मीना मधुर गीत गा रही है। कैसा गीत गा रही है? मधुर गीत गा रही है, तो सकर्मक क्रिया है। क्षितिज हवाई जहाज से मुंबई गया। किससे मुंबई गया? हवाई जहाज से, तो ये सकर्मक क्रिया है। तेज वर्षा होने लगी, अकर्मक क्रिया। बाहर धूप खिली है। कहाँ धूप खिली है? बाहर धूप खिली है, सकर्मक क्रिया। चौथे प्रश्न की ओर पढ़ेंगे। क्रिया किसे कहते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। खा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सकर्मक क्रिया की पहचान क्या होती है? दो उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे, जिन क्रिया शब्दों के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। जैसे धोबी कपड़े धो रहा है, गाय घास चर रही है। आखिरी प्रश्न देखेंगे। द्वकर्मक क्रिया के 5 उदाहरण लिखकर उनमें कर्म रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, शिक्षक बच्चों को पुस्तक पढ़ा रहे हैं। पुजारी भगवान की आरती करता है। राजा ने मंत्री को इनाम दिया। माता बच्चे को खाना खिला रही है। नौकर ने मालिक को खोई हुई चैन लौटाई। तो ये हमने आपको उदाहरण बताए हैं द्वकर्मिक क्रिया के। तो इस अध्याय में हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।